आज का हमारा टॉपिक है सीआर इमेजिंग, यानी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। देखो, डिजिटल जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में हमने देखा था कि एक इंटेंसिफाइंग एक फिल्म होती है जो इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में लगी होती है या बिना उसकी भी हो सकती है। इस पर जब एक्सरेज गिरती है तो ये एक्सरेज क्या होता है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन को जो फोटोसेंसिटिव होता है उससे एनर्जी पाकर ब्रेक हो जाता है, एक लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या करते हैं, हम जिसको प्रोसेस करके एक परमानेंट इमेज प्राप्त कर लेते हैं। इसको फिल्म डेवलपर और फिक्सिंग के माध्यम से हम इसको कर लेते हैं। सीआर इमेज रिसेप्टर में क्या होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, उसमें कोई फोटो जो सेंसिटिव जो ये जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है इमेज लेटेंट इमेज फॉर्मेशन ये प्रोसेस नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक इमेजिंग प्लेट होती है जिसे हम बोलते हैं आईपी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इमेजिंग प्लेट आईपी। इस इमेजिंग प्लेट पर एक स्पेशल प्रकार के फॉस्फर की कोटिंग की गई होती है। स्पेशल प्रकार फॉस्फर की कोटिंग की हुई है। ये फॉस्फर क्या होता है, ये फॉस्फर जो एक्सरेज जो एनर्जी है, इस एनर्जी के कुछ भाग को ये क्या करता है, ल्यूमिनिसेंस के द्वारा बाहर निकाल देता है और कुछ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एनर्जी क्या करता है, स्टोर कर लेता है, लेटेंट इमेज के रूप में स्टोर कर लेता है, जिसे हम कंप्यूटर की सहायता से हम स्कैन करके एक जो डिस्प्ले पर एक इमेज हम उसको प्रोसेस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसका जो एक बेसिक तरीका होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको इमेजिंग प्लेट या आईपी बताई है, ये इमेजिंग प्लेट किस तरह की बनी होती है, तो इसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले तो एक सपोर्ट लेयर होती है। इसमें क्या होती है, एक सपोर्ट लेयर होती है। ये किसी भी चीज की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, कार्डबोर्ड की हो सकती है, किसी भी चीज की, जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम सिर्फ उस पर लेयर को सपोर्ट प्रदान करना होता है, सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। उसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक फॉस्फर लेयर होती है, ये फॉस्फर लेयर होगी। इस पर जो फोटो स्टिमुलेटिंग फॉस्फर है उसकी कोटिंग की गई होती है। कोटिंग होती है जो फॉस्फर जो पीएसएल की प्रॉपर्टीज दर्शाता है, फोटो स्टिमुलेटिंग फॉस्फर होता है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी वो दिया होता है। क्या होता है हम आगे देखेंगे। और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है जो क्या करती है, जो इसको जो मैकेनिकल जो डैमेज से इन चीजों से बचाता है, इसको आईपी को, ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो ये हो गई सपोर्ट लेयर, ये हो गई प्रोटेक्टिव लेयर, और ये हो गया फॉस्फर लेयर हो गया। ये क्या हो गया, फॉस्फर लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो सीआर इमेज रिसेप्टर है, इस इमेज रिसेप्टर के अंदर जो फॉस्फर काम में आता है, ये फॉस्फर किसका बना होता है, ठीक है, ये फॉस्फर बेरियम फ्लोरोहेलाइड का बना होता है। किसका बना होता है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेरियम फ्लूरो और हेलाइड, BAFX होता है, बेरियम फ्लूरो हेलाइड होता है। इसके इसमें अगर हम देखें बेरियम फ्लूरो जो इसके अंदर होता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, बेरियम फ्लूरो ब्रोमाइड, ये इसमें 85% तक होता है। क्या होता है, बेरियम फ्लूरो ब्रोमाइड किसमें कितना होता है, 85% तक होता है। और 15% इसमें क्या होता है, बेरियम फ्लूरो आयोडाइड। क्या होता है, बेरियम फ्लूरो आयोडाइड होता है। ये इसका एक कॉम्बिनेशन होता है जो बेरियम फ्लोरो में हेलाइड होता है। इस 85% बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड होता है, शुद्ध प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके अंदर 15% इसमें बेरियम फ्लोरो आयोडाइड मिक्स होता है। और इसमें अगर एक्टिवेटर के रूप में देखें या अशुद्धि के रूप में देखें तो यूरोपियम इसमें एक्टिवेटर पे होता है। इसमें क्या होता है, यूरोपियम इसमें एक्टिवेटर के रूप में होता है। और जो इस फॉस्फर की जो पीएसएल प्रॉपर्टी है, फोटो स्टिमुलेटिंग फॉस्फर ल्यूमिनेसेंस, फोटो स्टिमुलेटिंग ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, वो इसी एक्टिवेटर यूरोपियम के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होता है, इसके द्वारा यूरोपियम के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इस सीआर इमेज रिसेप्टर में जो इमेज एक्विजिशन इमेज हम एक्विजिशन होती है, प्राप्ति करते हैं इमेज, उसके 2 चरण होते हैं। उसके क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं। सबसे पहला तो होता है इमेज कैप्चर। सबसे पहला क्या होता है, इमेज कैप्चर। इमेज किस तरह से कैप्चर की जाती है, और दूसरा उस कैप्चर इमेज को हम किस तरह से रीड करते हैं, दूसरा इमेज रीड आउट। दूसरा क्या, इमेज रीड आउट। ये 2 चरणों में होता है। और आज का हमारा पूरी क्लास है वो इसी एक चरण पे, इमेज कैप्चर के ऊपर हमारी आज की क्लास फोकस्ड है, हम इसी पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इमेज कैप्चर किस तरीके से होता है। इसके अंदर जो सीआर सिस्टम है उसके अंदर इमेज कैप्चर की प्रोसेस क्या है, किस तरह से इमेज कैप्चर इसके ऊपर होगी। देखिए सबसे हम इसमें जो जो सीआर इमेज कैप्चर, सबसे पहले इमेज कैप्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये जो
कोई आईपी है, इमेजिंग प्लेट है, और किसी पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन, ये जो पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन है, ये जब इस आईपी पर गिरता है तो ये जो फॉस्फर होता है, ये फोटोइलेक्ट्रिक फॉस्फर होता है, ये क्या करता है, ये इसके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें रेडिएशन, फॉस्फर क्या होता है, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस फॉस्फर के अंदर क्या होते हैं, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इस फॉस्फर जो मैंने आपको बेरियम फ्लोरोहेलाइड बताया था, अभी यूरोपियम एक्टिवेटर बताया था, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। इन डिफेक्ट्स को हम एफ सेंटर बोलते हैं। इनको डिफेक्ट को क्या होते हैं, एफ सेंटर बोला जाता है इनको। ये एफ सेंटर डिफेक्ट पाए जाते हैं। ये एफ सेंटर क्या होते हैं, ये एफ सेंटर कैन ट्रैप इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर सकते हैं। क्या होता है, जो आपका जो फॉस्फर है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, ये यूरोपियम एक्टिवेटर है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर कहलाते हैं, इनको एफ सेंटर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो जो एक्टिवेटेड क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हम एफ सेंटर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, आपका जो इसके अंदर जो यूरोपियम है, ये यूरोपियम +2 स्टेज पर होता है। किस तरह होता है, और जैसे ही इस पर एनर्जी गिरती है, तो जैसे एक्सरे एनर्जी है, ये एक्स एनर्जी होगा, तो ये क्या करता है, ये इस एनर्जी को एक्वायर कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस एफ सेंटर के द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर के द्वारा क्या करते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं। किस तरह से कर लिए जाते हैं, अपन देखते हैं डिटेल से, अपन इस चीज को देखते हैं। देखिए, ये जो यूरोपियम +3 है, ये इसका क्या है, ये इसका वैलेंस बैंड है। ये इसका क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये इसका कंडक्शन बैंड है। ये इसका क्या है, कंडक्शन बैंड है। ओके, यहां पर यूरोपियम +2 है। जैसे ही इस पे एक्सरे गिरती है तो क्या होता है, ये एक्सरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यूरोपियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, यूरोपियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस बैंड से सीधा कहां चला जाता है, ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड से वापस ये फॉरबिडन बैंड में आ जाता है। और यहां पर आकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन F+ सेंटर है, इससे रिएक्शन करता है इसको, और इसको F में कन्वर्ट कर देता है। जो F सेंटर मैंने आपको बताया था, इसमें F सेंटर होते हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे रिएक्ट करके उनको उनके अंदर ट्रैप हो जाता है। F सेंटर के अंदर ट्रैप हो गया, तो F+ को हमने क्या माना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हुआ, इसलिए F सेंटर इसने बना लिया। अब लंबे समय में ये क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो एफ सेंटर में ट्रैप हो गया है, ये वापस अपने वैलेंस बैंड में आ सकता है, जो अभी फॉरबिडन बैंड के अंदर है। यूरोपियन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये फॉरबिडन बैंड के अंदर यहाँ पे, यहाँ से वापस भी आ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर अपने आप आ सकता है। लेकिन अगर हम इसको लेजर, रेड लेजर के द्वारा स्टिमुलेट करें, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे इसको, तो ये तुरंत ही क्या कर सकता है, ये तुरंत ही यहां से क्या हो सकता है, सीधा बैलेंस बैंड में आ सकता है। तुरंत ही क्या हो सकता है, यहां से बैलेंस बैंड में आ सकता है। कैसे, मान लो आपने जो इमेजिंग प्लेट है, उस इमेजिंग प्लेट पर आपने इमेज ली, आपने इमेज ले ली, क्या किया, एक एक्सपोज ले लिया। एक्सपोज लेने पे क्या हो गए, हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करता है एनाटॉमी पर, उसकी डेंसिटी कितनी है। एनाटॉमी पार करके इस इमेजिंग प्लेट पे गिरेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यूरोपियम से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एफ सेंटर में आकर ट्रैप हो जाएंगे। ये आपकी लेटेंट इमेज है। लेकिन आप रीड आउट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं, लेकिन आप एक रेड लेजर के द्वारा स्टिमुलेट करो, आप इस पर रेड लेजर डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी वापस अपने वैलेंस बैंड में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ये एफ सेंटर है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, एफ सेंटर से F+ सेंटर बन गया, और इलेक्ट्रॉन जो फॉरबिडन बैंड के अंदर है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड से सीधा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यूरोपियम +3 है, ये इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके बना देगा यूरोपियम +2 बना देगा। क्या करेगा, यूरोपियम +2 बना देगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जो इमेज फॉर्मेशन, लेटेंट इमेज फॉर्मेशन की, जो मैंने आपको ये भी बताई है, इसके अंदर इस तरीके से। अब देखो, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में अपने आप आ सकता है, लेकिन रेड लेजर के द्वारा इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, और स्टिमुलेट करके तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या आ सकता है, अपने वैलेंस बैंड में आ सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम PSL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PSL, यानी फोटो स्टिमुलेटिंग ल्यूमिनेसेंस। मतलब
फोटोन के द्वारा अगर आप स्टिमुलेट दोगे तो क्या होगी, ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होगा। देखो आपने यहाँ पर रेड फोटोन के द्वारा आपने स्टिमुलेशन दिया, बाहर से एक्सटर्नल उद्दीपन दिया, उससे क्या हो गया, ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न हुई, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये क्या करेगा, एक लाइट की फ्लेक्स आपको प्रदान करेगा। वो क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसकी पीएसएल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी पीएसएल प्रॉपर्टी। और इसी पीएसएल प्रॉपर्टी कारण इसे हम सीआर इमेज रिसेप्टर के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। क्या करते हैं, सीआर इमेज रिसेप्टर के रूप में काम में लेते हैं। एक चीज और, आप रेड लाइट इस पे डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी वो ब्लू ग्रीन रीजन की होगी। वो क्या होगी, ब्लू ग्रीन रीजन की होगी। ये ब्लू ग्रीन रीजन के अंदर ये लाइट होगी जो मतलब हो रही है, ट्रैप ही हो रही है। एक चीज देखना, आपकी रेड लाइट है, आपने एक्सटर्नल स्टिमुलेशन रेड लाइट का दिया, लेकिन निकल कौन सी रही है, ग्रीन लाइट निकल रही है। अगर आप एनर्जी से का कंपैरिजन करो तो रेड और ब्लू ग्रीन रीजन, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी यहाँ पे जो जो ई ले तो उसको ई ले, तो ब्लू ग्रीन फोटोन निकले उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। तो आपने जिस लेजर से स्टिमुलेशन दिया था और जो एनर्जी निकलेगी, तो जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा एनर्जी की होगी, जिसे हम रीड आउट प्रोसेस के द्वारा रीड कर लेते हैं, जो हम कल की क्लास में देखेंगे किस तरह से ये रीड आउट मतलब ये होता है, किस तरीके से होता है। एक चीज और, जब आप रेड लाइट से इसको रीड आउट करते हो तो उस समय सारे इलेक्ट्रॉन जो एप सेंटर पर ट्रैप हो रहे हैं वो वापस अपने बैलेंस बैंड में नहीं आ पाते, वो सारे अपने बैलेंस बैंड के अंदर नहीं आ पाते। कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे इस पे ट्रैप रह जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपने नॉर्मल पोजीशन में भेजने पर, बैलेंस में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो ब्राइट फ्लड लाइट, जैसे अपने जो व्हाइट लाइट होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की, वो इस इमेजिंग प्लेट पर डालते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने सीआर पे काम करते हो तो इमेज रीड होने के बाद में एक ब्राइट लाइट होती है जो इमेज के ऊपर, जो इमेजिंग प्लेट के ऊपर गिरती है। उससे क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रखे हैं यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। और अब हम इस कैसेट को या इमेजिंग प्लेट को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा काम में ले सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम दोबारा काम में हम ले सकते हैं इस फ्लड लाइट से, ताकि जो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन जो रह गए थे वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने आ सकते हैं। सर आपने जो भी ये रेड लाइट का जो स्टिमुलेशन बताया सर, ये रीडर से पहले का प्रोसेस है, रीडर के मतलब कैसे रीडर के अंदर डालने का प्रोसेस है? हाँ हाँ, कैसे रीडर के अंदर डालने का प्रोसेस, ये बेसिकली रीड आउट प्रोसेस है ना। हमने तो जैसे जो देखो ये वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तो क्या होता है, इसके अंदर हमने जो एक इमेज मतलब एक जो कैसेट स्टैंड पर हमने कैसेट लगाई, पेशेंट को खड़ा किया और हमने एक इमेज दे दी, वो तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे एक लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होगी। ओके, जो हमने इमेज कैप्चर की है, अब एक्सपोज लिया, वो ये प्रोसेस हो गया। उस एक्सपोज से बाद में हम जो उसको स्कैनर के अंदर डालते हैं या इमेज रीडर के अंदर डालते हैं, वो ये प्रोसेस है। ओके, रेड लाइट वाला वो ये प्रोसेस है। स्कैनर के अंदर क्या होता है, वहां पे जो इमेज रीडर के अंदर एक रेड लाइट गिरती है, इस इमेज पर एक रास्टर फॉर्म के अंदर गिरती जाती है, और साथ में जो ऑप्टिक फाइबर्स लगे होते हैं वो इससे जो निकलने वाली लाइट को उसको डिटेक्ट करते रहते हैं और एक डिस्प्ले पर शो कर देते हैं, जो हम कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो इधर वाला पोर्शन है ये तो इमेज कैप्चर, आपने एक्सपोज लिया ये, और यहां से कैसेट को निकाल के जब आप रीडर में डालते हो वो ये प्रोसेस है। ओके, जो रेड उसमें क्या होता है, रेड लाइट से स्टिमुलेशन देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपने आ सकते हैं मतलब कैप्चर करने के लिए जो डिस्प्ले के लिए वो आ सकते हैं, बाकी कुछ बाकी रहते हैं जो उनको फ्लड लाइट के द्वारा वापस नॉर्मल पोजीशन में ला दिया जाता है, और फिर उस कैसेट को हम वापस काम में ले लेते हैं। तो इमेजिंग प्लेट है, ये फ्लेक्सिबल प्लेट होती है। इमेजिंग प्लेट क्या होती है, फ्लेक्सिबल स्क्रीन होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है, और इसको हम कैसेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। कैसेट में क्या करते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। देखो कई के अंदर तो क्या होता है, कई के अंदर तो इमेजिंग प्लेट पूरी बाहर, जो कैसेट के अंदर से इमेजिंग प्लेट पूरी बाहर निकलकर स्कैन होने के लिए जाती है, और कई के अंदर कुछ पोर्शन है उसका बाहर निकलता है। ये हम कल के क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इमेजिंग प्लेट है, इस इमेजिंग प्लेट को सबसे पहले फ्यूजी ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्यूजी, जो जापान की कंपनी है फ्यूजी, इसने बनाया था, और ये 1983 के अंदर बनाया था। किसने बनाया था, 1983 के अंदर सबसे पहले ये सीआर इमेज रिसेप्टर के इमेजिंग प्लेट बनाई थी उनको। जो और जो है ये जो एक स्क्रीन फिल्म कैसेट के समान ही होती है, जो कैसेट होती है उसके अंदर इस तरीके से होती है। एक और चीज, ये जो कैसेट होती है, जो इमेजिंग प्लेट होती है, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। जैसे मैं अगर आपको इंचेस में लूं तो 14, 17, 14, 14, 10, 12, 8, 10, और भी अलग अलग वेराइटी की होती है। और
इसके अलावा अलग अलग जो टेक्निक के लिए भी होती है, जिस तरीके से जनरल रेडियोग्राफी के अंदर या मेमोग्राफी में या डेंटल रेडियोग्राफी के अंदर भी अलग अलग तरीके की कैसेट होती है, वो अलग अलग जगह हम इसको काम में ले सकते हैं। एक चीज और, अगर हम स्पेशल रिजोल्यूशन देखें तो जो जनरल रेडियोग्राफी होता है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा नहीं होता, उसका क्या होता है 2 to 3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है। क्या होता है 2 to 3, 2 से 3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है। और मेमोग्राफी इमेजिंग सिस्टम है, जो सीआर सिस्टम है, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा होता है। वो कितना होता है 10 लाइन पेयर पर मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये लाइन पेयर आप जान गए होंगे, मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर अगर कितनी लाइनें आपने खींचे जिनको ये पास पास शो कर दे उस चीज को, जो आपको रिजोल्यूशन नामक एक चैप्टर अलग से मेरा पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर है, जिसका लिंक मैं आपको जो चैट सेक्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो रिजोल्यूशन क्या होता है, समझ जाओगे। तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन है जनरल रेडियोग्राफी 2 से 3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है, और मेमोग्राफी की 10 लाइन पेयर पर मिलीमीटर तक होता है।